नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। अरुणाचल विधानसभा में स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित। 33 विधायकों ने किया समर्थन। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष ने की राष्ट्रपति से दखल की मांग। पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वीरेंद्र सिंह होंगे उत्तर प्रदेश के नए लोकायुक्त। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, कहा संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने में नाकाम रही राज्य सरकार। दिल्ली सचिवालय छापेमारी में विपक्ष ने की जेपीसी की मांग। कांग्रेस ने कहा इस्तीफा दें अरुण जेटली। सरकार ने कहा मामले पर ना हो सियासत। दिल्ली एनसीआर में बड़ी डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर 31 मार्च तक रोक। नहीं चल पाएंगी 2005 से पहले की गाड़ियां। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन टैक्स को भी किया दोगुना। जीएसटी पर सरकार ने दिए 1% अतिरिक्त कर हटाने के संकेत। वित्त मंत्री ने कहा जीएसटी दर को संविधान विधेयक में शामिल करना संभव नहीं। विपक्ष से सहयोग की अपील। और देखते हैं पहली खबर। अरुणाचल प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ आ चुका है। मौजूदा स्पीकर नबाम रेबिया को हटाने से जुड़े प्रस्ताव को विधानसभा से ध्वनि मत से पास कर दिया गया। पारित प्रस्ताव पर 33 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। इनमें कांग्रेस के 20 बागी विधायक, बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। हालांकि विधानसभा परिसर को सील करने के बाद सदन की बैठक सामुदायिक भवन में हुई, जिसकी अध्यक्षता डिप्टी स्पीकर तेनजिंग नोरबू ने किया। नोरबू भी कांग्रेस के बागी विधायकों में से एक हैं। इस पूरी घटना को स्पीकर नबाम रेबिया ने अवैध और असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने अयोग्य करार दिए गए कांग्रेस के 14 बागी विधायकों के बैठक में हिस्सा लेने पर सवाल भी खड़े किए। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया है कि अरुणाचल प्रदेश में संवैधानिक मर्यादा का पालन नहीं हो रहा। उन्होंने इस मसले पर राष्ट्रपति से शिकायत करते हुए दखल की मांग की। इस मसले के लिए कांग्रेस केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता रही है। पार्टी ने लगातार दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे को उठाया। सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल जेपी राजखोवा के सत्र बुलाने की राष्ट्रपति से शिकायत की। उन्होंने इस मसले पर राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग भी की। We have asked the president. We met him to seek his protection, to ensure the sanctity of the constitution. कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्यपाल अरुणाचल में बहुमत वाली कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर का विधानसभा को बुलाना और उसमें डायरेक्शन देना कि कैसे विधानसभा की कार्रवाई होगी, कौन बैठेगा चेयर पे, किसको हटाया जाए, ये तो इतनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कभी आज तक हुई नहीं है। और ये तमाम चीज़ें केंद्रीय सरकार, बीजेपी की सरकार के द्वारा की जाती हैं। कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों में भी इस मसले को उठाया। राज्यसभा में इस वजह से कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में कांग्रेस सांसदों ने राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग की। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अरुणाचल में संविधान की हत्या की जा रही है। 2/3 मेजॉरिटी से आए हुए कांग्रेस पार्टी को हटाने के लिए और वहां पर नॉन कांग्रेस पार्टी को अधिकार में लाने के लिए ये कोशिश चल रही है। जबकि संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने सदन में राज्यपाल के कामकाज पर बहस करने की कोशिश को गलत ठहराया। उन्होंने कांग्रेस पर अंदरूनी मसलों को सदन में उठाने का भी आरोप लगाया। They are fighting among themselves. Today, the speaker has disqualified 14 MLAs. Kharge ji is talking of the constitution. He is facing a no confidence motion, speaker, and he disqualifies MLAs. इसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के सभी सदस्य वॉकआउट कर गए। कांग्रेस अरुणाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल की सलाह के बगैर राज्यपाल की ओर से सत्र बुलाए जाने का विरोध कर रही है। राज्यपाल ने जनवरी में तय सत्र की बजाय 16 दिसंबर से 3 दिन का सत्र बुलाने का आदेश जारी कर दिया। कृति मिश्रा और प्रणव गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल। मीम साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके से आप लोग इसमें सीधे सीधे केंद्र सरकार को आरोप लगा रहे हैं कि उसके इशारे पर सब कुछ हो रहा है, राष्ट्रपति से दखल की मांग भी की है, लेकिन
प्रदेश में ऐसा लगता है कि जो विधायक हैं वो आपकी पकड़ से दूर होते जा रहे हैं। देखिए ये बात जो आप कह रहे हैं, हमें बुनियादी जो मसला उठाया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक प्रोप्राइटी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक तरह से हैसियत है, उसको तोड़ने वाले गवर्नर के खिलाफ हमने कंप्लेंट की है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ करके इस तरह का कोई काम करते हैं तो जाहिर है वो किसी भी सूरत हाल में काबिल कबूल नहीं हो सकता। आज पार्लियामेंट में भी इसकी आवाज़ उठी, कल भी हमने इस मसले को उठाया था। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो सामने रखे थे और आपने कहा कि ना, अगर कोई पार्टी के कुछ एमएलए अगर नाराज़ भी हैं तो क्या गवर्नर को इस बात का इख्तियार है? क्या गवर्नर को ये ताकत हासिल हो जाती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हुए उस असेंबली के अंदर इस तरह का काम करें कि वहां से स्पीकर को हटाने का प्लान बना लें, आप अपने तौर पर एजेंडा तय कर दें? ये कैसे तय कर लिया और स्पीकर का कहां से इसके अंदर रोल आ गया? स्पीकर के ताल्लुक से उन्होंने किस किस्म का एजेंडा फिक्स किया? जो मेरी जानकारी है, उन्होंने कल जो हाउस की बात की है वो इलीगल है बिल्कुल, और इसीलिए आज राष्ट्रपति जी से मिलना पड़ा हमारे लीडर्स को, सोनिया जी को और तमाम लोगों को। लेकिन मीम साहब, जो कुछ मुझे ये बताइए कि इस देश के अंदर हो क्या रहा है? कुछ ये सरकार किस तरह से चलाई जा रही है? कुछ संविधान के जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई संवैधानिक है मामला है बताएं ये। और विशेष परिस्थितियों में क्या राज्यपाल आहूत करने की अनुमति दे सकते हैं, और वो विशेष परिस्थिति क्या है इसका कोई जिक्र नहीं है। क्या ये माना जाए जो दलील बीजेपी के कुछ प्रवक्ता इस वक्त दे रहे थे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जब उन्हें हटाने को लेकर एक नोटिस जारी किया गया हो या फिर मांग की गई हो, ऐसे में सत्र बुलाने का अधिकार हो सकता है, ये उनकी दलील है। कितने सहमत हैं आप? देखिए, मैं समझता हूं कि ये बाकायदा वहां भूमिका बनाई गई है। हमारे कुछ एमएलए जिनकी तादाद 7-8 के करीब थी, उनको कुछ शिकायत थी। हम भी उस शिकायत को देख रहे थे। अगर उनकी शिकायत हो, ये पार्टी का काम है कि उसको देखा जाए, लेकिन अगर वो गवर्नर के पास पहुंच गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा करके स्टेट को डिस्टर्ब करें और हमारी सरकार को, चुनी हुई सरकार को जो 2/3 मेजॉरिटी से आई है, उसको गिराने का षड्यंत्र करें। मुझे ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए बात प्रोटोकॉल का कायल हूँ, मैं कभी भी गवर्नर साहब के बारे में इस तरह की बात नहीं करता हूँ, लेकिन दिल दुखता है कि ये छोटी स्टेट्स के अंदर इस तरह का काम कर रहे हैं, ये एक तजर्बा कर रहे हैं और आगे चल करके मुझे लगता है कि ये दूसरी स्टेट्स में भी ये अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बिल्कुल मोटिव ये है कि जो जो नॉन बीजेपी सरकारें हैं, जो जो नॉन बीजेपी पार्टियां हैं, उनको किसी ना किसी तरह से ख़त्म करने का या कमज़ोर करने का षड्यंत्र करते रहें, और वो कर रहे हैं बराबर। एक नहीं, बहुत सारे ऐसे अनेक वाक़यात हुए हैं जिस वक्त हमने अरुणाचल में जो आपने कहा कि कुछ विधायक थे जिनको असंतोष था, उनको अपनाने या फिर उनसे बातचीत हो रही थी, लेकिन जो आंकड़ा आज सामने आ रहा है, 33 विधायकों ने ध्वनिमत उसमें हस्ताक्षर की, इसमें से 20 कांग्रेस के विधायक हैं। ये संख्या बहुत ज्यादा है उस अनुमान से जो आप कह रहे हैं। देखिए, ये काम काफी दिन से चल रहा है। इनमें से कुछ लोग आकर के यहाँ, जो हमारी जानकारी है, बीजेपी के अध्यक्ष से मिले आकर के, और बीजेपी के अध्यक्ष इस तरह का काम करने में माहिर हैं, और उन्होंने इस मामले को और बढ़ाने की कोशिश की है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर अपना एक रोल अदा किया है। और मैं समझता हूँ ये सब कुछ जो होता है आज दिल्ली के अंदर, चूँकि इनके मंत्रियों की, इनके लीडर्स की तो कोई हैसियत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के अंदर। यहाँ तो एक ही आदमी का हुक्म चलता है, वो है प्रधानमंत्री। चाहे वो पर्दे के पीछे से काम करें या सामने से काम करें, वो हमेशा ऐसी चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं जिससे कांग्रेस को नुकसान पहुँचे। कांग्रेस में ख़ास तौर पर नेहरू फैमिली का नाम लेकर के नुकसान पहुँचाया जाए, इस तरह के काम बराबर वो करते रहते हैं, और इस मामले में भी उन्होंने यही किया है। तो ये कोई आज का किस्सा नहीं है, ये काफ़ी दिन से ये षड्यंत्र चल रहा है। बराबर कोशिश, देखिए, अगर दिल्ली जैसी जगह में या किसी और जगह पर अगर कोई पार्टी ये तय कर ले कि मोदी जी की सरकार को डिस्टर्ब करना है
और उसके लिए वो तरीके अपनाने लगे जो आमतौर पर इस तरह के कामों में अपनाए जाते हैं, तो कल ये शिकायत उनको भी पैदा हो सकती है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी में इतना धैर्य होना चाहिए कि एक 2/3 मेजॉरिटी, अगर उनको शिकायत है तो असेंबली उसका फैसला कर देगी। अगर उनको शिकायत है, उनकी जायज शिकायत है, तो अपनी असेंबली के अंदर इस मसले को उठाएं। ये आपने 1 महीना पहले आपने एक नोटिस बगैर 139 में, मेरा ख्याल है गालिबन 139, यस, जो आर्टिकल 139 की जिस तरह से आप उल्लंघन कर रहे हैं, जिस तरह से उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये गवर्नर को जेबा नहीं देता। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है कि गवर्नर कहता है कि इस देश में सिर्फ हिंदुओं को रहने का हक है। आप ये भी इन्हीं के गवर्नर केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे हो। ये गवर्नरों को क्या कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि कांग्रेस अपने विधायकों को नहीं समझा पा रही थी, और मौजूदा गवर्नर को भी चाहिए कम से कम ट्यूशन लें और ये देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लें कम से कम। जी इमाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, उस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। और ये थी हमारी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार, उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। दिल्ली सचिवालय में सीबीआई छापेमारी के दूसरे दिन भी आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। लोकसभा में कई पक्षी पार्टियों ने जांच के लिए जेपीसी के गठन की मांग की, तो वहीं कांग्रेस ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से इस्तीफा मांगा। दिल्ली सचिवालय में छापेमारी में आज एक नया मोड़ आ गया। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दलों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जेपीसी गठन की मांग की है। लेट इट बी इन्वेस्टिगेटेड, लेट देयर बी अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी इफ नेसेसरी, दैट दे शुड इन्वेस्टिगेट ऑल सच इश्यूज एंड मैडम these issues should be discussed on the floor of the house in detail. कांग्रेस ने भी इसका समर्थन करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली से इस्तीफा की मांग की है। Absolutely, he should step down and there should be a JPC. उधर सरकार ने एक बार फिर कहा कि सीबीआई अपना काम कर रही है और इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। Please understand the agencies must be allowed to function independently. This government is very clear. We don't interfere at all. I can tell the House, none in the government is aware. None in the government is aware of any raid. There was no raid on Delhi Chief Minister. दूसरी तरफ दिल्ली सरकार अपने आरोपों पर अड़ी हुई है। केंद्र के इशारे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर में मेमो सीज, यहां से उनके रजिस्टर, फाइल मूवमेंट रजिस्टर तक सीज करके ले जा रही है और फिर पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि इसका मुख्यमंत्री के दफ्तर से कोई लेना देना नहीं है। इस मामले में एक निजी संस्था ने दावा किया है कि 6 महीने पहले उसने प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के खिलाफ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीवीसी से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों ने केजरीवाल साहब और एलजी और पीएम ऑफिस को वो केस कंप्लेंट फॉरवर्ड किया था विद आवर नोटिंग्स। समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। आपने अभी इतना बड़ा अफसर को अपने दफ्तर में नियुक्त किया, कम से कम ये देखना जरूरी है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका चरित्र कैसा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सीबीआई ने आज राजेंद्र कुमार से फिर पूछताछ की। श्याम सुंदर के साथ अनु देवान, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। I can't answer a vague allegation without any basis. Secondly, a state government and a party which is in the dock for having supported corruption and having interfered in an investigation in this manner can't really deflect the issue without any basis. और दिल्ली सरकार के आरोपों को सीबीआई ने भी सिरे से खारिज कर दिया है। सीबीआई ने आज एक बार फिर कहा कि मुख्यमंत्री के ऑफिस में छापे नहीं मारे गए हैं। सीबीआई के प्रवक्ता देवप्रीत सिंह ने कहा कि तमाम आरोप झूठे हैं।
CBI also reiterates that the searches and the seizures on 15th of December 2015 were in conformity with the due process of law and legal procedures have been followed meticulously. CBI is committed to carry out its work in an absolutely free, fair and professional manner. और बात जीएसटी की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी पर कांग्रेस से फिर से सहयोग की अपील की। उन्होंने कांग्रेस के 1% अतिरिक्त कर हटाने की मांग को स्वीकार करने के भी संकेत दिए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी को सभी दलों को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि ये देश के विकास से जुड़ा है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी पर कांग्रेस के सुझाव मानने के संकेत दिए हैं। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार 1% अतिरिक्त टैक्स हटाने की मांग को स्वीकार कर सकती है, लेकिन वित्त मंत्री जीएसटी दर को संविधान विधेयक में शामिल करने की मांग पर सहमत नहीं हैं। That agony prior to the passage of the bill, but I think the real strength of India's democracy is not that we will be able to pass it. We have to introspect the weakness of democracy, that on an issue where everybody claims to support it, and still the country feels helpless in not being able to pass it. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी इन इंडिया कार्यक्रम में कहा कि संसद में विपक्ष विधेयक पर रुकावट पैदा कर रहा है, जिससे सत्र नहीं चल पा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो ये भविष्य में विपक्ष के लिए मिसाल बन जाएगा। जबकि व्यापारिक समूहों ने बिल पारित नहीं होने पर चिंता जताई। कॉर्पोरेट चाहता है जीएसटी बिल जितना जल्दी पास हो उतना एक अच्छा इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है। इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर बहुत स्लो डाउन है, पूरी इकोनॉमी में वर्ल्ड में स्लो डाउन है, और उस स्लो डाउन को किल करने के लिए एक जीएसटी बिल एक बूस्टर होगा, और इसको जितनी जल्दी पास किया जाए और इस सत्र में पास किया जाए बहुत जरूरी है। वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई है कि अगले साल से वस्तु एवं सेवा कर लागू हो जाएगा। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज राज्यसभा में पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि इससे मिलने वाली राशि का एक बड़ा हिस्सा राज्यों को मिलता है और बाकी की राशि का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे के विकास में। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट का फायदा आम आदमी तक न पहुंचाने का आरोप लगाया। कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने का मुद्दा उठाया। सदन में पार्टी के उपनेता आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार ने 7वीं बार उत्पाद शुल्क में इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी कमी आई है, लेकिन आम लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा। पेट्रोल वाज सेलिंग इन May last year in Delhi at 71 and diesel at 63 when the international price was $110. Today the international price is 35 and at 65 you are selling the petrol. You are profiteering. You have not transferred the benefits to the people. लेफ्ट समाजवादी पार्टी और जेडीयू समेत तमाम विपक्षी दलों ने भी इस मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश की। पेट्रोल में और डीजल में कमी होने जा रही है, तो कमी होने के बजाय कमी तो की कम, और इस एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से इसमें दाम बढ़ा दिया जाता है। ऑयल के दाम जो घटे हैं, इन्हीं के चलते आप अपने तरह के फिजिकल से लेकर सारे घाटे आप पूरा करना चाहते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उत्पाद शुल्क बढ़ाने के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार बनने के बाद पेट्रोल की कीमतों में 20 बार और डीजल की कीमतों में 16 बार कटौती की गई है। जेटली ने कहा कि पहली बार सरकार खर्च में कटौती किए बिना राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने जा रही है। एक हिस्सा इसका कंज्यूमर पे जाता है, दूसरा हिस्सा इसका डेवलपमेंटल एक्टिविटी में जाता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा राज्यों को जाता है। जो केंद्र ने एक्साइज लगाया 42% राज्यों को गया, राज्यों ने अलग से वैट लगाया, और जो हमने लगाया वो सारा का सारा पैसा हम नेशनल हाईवे और रूरल रोड ग्रामीण सड़क योजना के अंदर जा रहा है। केंद्र सरकार 1.5 महीने से कम समय में दूसरी बार पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर ₹1.17 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इससे सरकार को 2,500 करोड़ मिलने की उम्मीद है। इससे पहले 7 नवंबर को पेट्रोल डीजल के उत्पाद शुल्क में इजाफा किया गया था। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने दिल्ली और एनसीआर में 2000 सीसी से ज्यादा के इंजन वाली डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। साथ ही ग्रीन टैक्स को भी दोगुना कर दिया है।
दिल्ली की आबो हवा को साफ बनाने के लिए 1.25 करोड़ से ज्यादा बाशिंदों को प्रदूषण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़े फैसले लिए हैं। बुधवार को अदालत ने 2000 सीसी से ज्यादा की डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। 31 मार्च 2016 तक दिल्ली समेत पूरे एनसीआर पर ये पाबंदी लागू रहेगी। कार्स और एसयूवीज जो डीजल पर चलती हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर रोक लगाया गया है पूरी एनसीआर रीजन पे। उसके साथ साथ जो 2005 से पहले जो ट्रक्स बनी हैं वो दिल्ली के अंदर नहीं आ सकती। जो बाहर से व्हीकल्स आती हैं कमर्शियल व्हीकल्स उसके ऊपर एंट्री टैक्स डबल कर दिया है और वो व्हीकल जो ओल्ड हैं BS4 पे 2005 से पुरानी वाली गाड़ियाँ उनको बिल्कुल बैन कर दिया, उनकी एंट्री बैन है। इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली में दाखिल होने वाले कमर्शियल वाहनों पर ग्रीन टैक्स को 2 गुना कर दिया है। इसी साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने कमर्शियल गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाया था। पहले ये टैक्स 700 और 1300 रुपए था, जो बढ़कर 1400 और 2600 रुपए हो जाएगा। अदालत ने ये साफ कर दिया है कि 2005 से 2015 तक के रजिस्ट्रेशन वाले कमर्शियल वाहन ही दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं, उससे पहले की नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में चलने वाली डीजल टैक्सियों को 31 मार्च तक CNG में बदलने का निर्देश दिया है। डीजल इंजन की कारों को प्रतिबंधित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कई सबक हैं। डीजल इंजन बनाने वाली कारों को जहां नए सिरे से इस पर रिसर्च करना पड़ेगा कि कैसे इस तरह के इंजन का निर्माण किया जाए जिससे कि प्रदूषण कम से कम फैले। कैमरामैन सुधांशु के साथ दिल्ली से रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आज उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी। अदालत ने राज्य सरकार के नाकाम होने पर रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह को इस पद पर नियुक्त किया। अदालत के बार-बार आदेशों के बावजूद उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद लंबे समय से खाली था। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए बुधवार को सेवानिवृत्त न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश का नया लोकायुक्त नियुक्त कर दिया। चयन समिति के सदस्यों के बीच नाम पर सहमति नहीं बन पाने के बाद अदालत ने यह फैसला लिया। जो काम इस कमेटी को करना चाहिए था वह काम कोर्ट को करना पड़ा, न्यायालय को करना पड़ा। ये शर्म की बात है अखिलेश सरकार के लिए। इससे पहले 14 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 16 दिसंबर यानी बुधवार तक लोकायुक्त की नियुक्ति करने का आदेश दिया था। अदालत इससे पहले 24 अप्रैल 2014 को भी 6 महीने के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति का आदेश दे चुकी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार नाम तय नहीं कर पाई। प्रदेश में करीब 1.5 साल से लोकायुक्त का पद खाली पड़ा है। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। इसरो ने आज PSLV-29 रॉकेट के जरिए सिंगापुर के 6 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। इन उपग्रहों को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन सेंटर से छोड़ा गया। प्रक्षेपण के 20 मिनट के बाद ही उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गए। सिंगापुर के इन उपग्रहों का वजन 600 किलो से कुछ ज्यादा है। इस साल इसरो का यह आखिरी प्रक्षेपण था। 11 नवंबर को इसरो ने पेंचुगुआना से संचार उपग्रह GSAT-15 का प्रक्षेपण किया था। इसरो ने अब तक 20 देशों के 51 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। और बात नेपाल की, जहां पर मधेसी आंदोलन एक बार फिर से हिंसक हो गया है। बुधवार को जनकपुर में राम की बारात के दौरान आंदोलनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई, जिसमें भारतीय श्रद्धालु समेत 22 से ज्यादा लोग घायल हुए। दरअसल नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी विवाह पंचमी के मौके पर जनकपुर में राम जानकी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची थी और उनके जनकपुर पहुंचते ही हजारों की संख्या में आंदोलनकारियों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को फायरिंग और आंसू गैस के गोलों का सहारा लेना पड़ा। खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।